टेलीविज़न मीडिया खासतौर पर अगर मैं बात करूं, प्रिंट भी एक हद तक एक तरीके से घुटने टेके हुए तौर पे दिखता है कि वो सिर्फ सरकार के गुणगान में लगा हुआ है। एक कैश फॉर क्वेश्चंस आपने देखा है कि एमपी लोगों ने पैसे लेके क्वेश्चंस पूछे पार्लियामेंट में। एक बहुत बड़ी एक वेन थी, एक चाह थी जर्नलिस्ट में, एडिटर्स में चाह थी। वो चाह नहीं है अब। टेलीविजन में थोड़ा सेंसेशनलिज्म आया। मिडिल लेवल जर्नलिस्ट तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन उनको करने का मौका नहीं मिलता। न्यूज़ लॉन्ड्री जो कि एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन लोग सब्सक्राइब करते हैं उसके मॉडल में। नमस्कार, भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जिनका नाम भारत की खोजी पत्रकारिता में बड़ी ही शान से लिया जाता है, जिनके बिना अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो भारत की खोजी पत्रकारिता पूरी नहीं होती। हो सकता है कि इस शख्स को आप लोग चेहरे से कम पहचानते हो क्योंकि ये मजबूरियां होती हैं, खास तौर पर जब आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में होते हैं, लेकिन नाम काफ़ी बड़ा है। आपने तहलका, कोबरा पोस्ट सब नाम सुना होगा। मैं आज आपसे मुलाकात करवा रहा हूं अनिरुद्ध बहल की। अनिरुद्ध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारतिका में। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सारी बातें करेंगे आज। आपके लाइफ के बारे में बात करेंगे, पत्रकारिता पर बात करेंगे, समाज पर बात करेंगे। पहला सवाल, जितनी मेरी जानकारी है आप पत्रकार बनने से पहले लेखक बन चुके थे जी। तो पत्रकार कैसे बने और खोजी पत्रकार कैसे बने? पत्रकारिता ऐसे थी कि कुछ और करना नहीं आता था तो बन गए थे बिकॉज आई हैड अ फेलिसिटी विद कम्युनिकेशन विद द इंग्लिश लैंग्वेज। तो उस आधार पे इंडिया टुडे में पहली नौकरी मिली थी और खोजी पत्रकारिता में घुसे डाउन टू अर्थ में जब मैं था 94 में, जब उदय शंकर जी मेरे बॉस थे। तो वहाँ मैंने काफ़ी गुजरात में एक इन डेप्थ रिपोर्ट करी थी टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल पे। तो मैं काफ़ी इंडस्ट्रियल स्टेट्स वापी, सूरत, बड़ौदा वगैरह में घूमा और देखा किस तरह से वो वेस्ट डिस्पोजल करते थे और वो बड़ी रुचि आई। तो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का शौक मेरे ख्याल मेरे को डाउन टू अर्थ से ही मिला। तहलका शुरू हुआ, तहलका आप और तरुण ने तहलका शुरू किया, फिर आप 2003 में कोबरा पोस्ट आपने शुरू किया। तो तहलका से कोबरा पोस्ट की जर्नी, उसमें आपने सोसाइटी को कैसे बदलते देखा और पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे बदलते हुए देखा? देखिए, तहलका में हम लोग ने पहले वेंचर फंडिंग से शुरू किया था और काफ़ी उस समय आपको अगर याद होगा 2000 के दौर में बहुत लोग पैसा उठा रहे थे वेंचर फंड से, तो हमने भी उठाया था और एक प्रोडक्ट इस्टेब्लिश किया तहलका, जिसमें हमने 1 रुपया भी कभी एडवर्टाइजिंग में खर्च नहीं किया। और क्योंकि हमारा काम ही हमारा एक तरह से एक पहचान थी और लोग हमारे काम की वजह से तहलका को जानने लगे थे। और तो उस समय के दौर में जो जर्नलिज्म होता था, लोगों की एक चाह होती थी, एक उमंग होती थी कि किसी तरह एक अच्छी स्टोरी करो जिससे कि एक चीज़ें सामने आए, इन डेप्थ चीज़ें, लोगों को एजुकेशन हो, कुछ अगर किसी को एक्सपोज करना हो तो वो एक्सपोज हो और करप्शन एक्सपोज करना हो किसी लेवल पे, सोशली, पॉलिटिकल, तो वो होना चाहिए। एक बहुत बड़ी एक वेन थी, एक चाह थी जर्नलिस्ट में, एडिटर्स में चाह थी। तहलका के दौर में भी वो चाह कभी गायब नहीं हुई। मतलब वो चाह थी और बहुत लोग जर्नलिस्ट उस पे राह पे चलते थे और बहुत अच्छी स्टोरीज करते थे। तो कोबरा पोस्ट और मतलब मेरे हिसाब से उस दौरान तो वही चीजें थी, जबकि टेलीविजन थोड़ा सा बदला था। टेलीविजन में थोड़ा सेंसेशनलिज्म आया, लेकिन तब भी अगर हम देखें कि उस समय भी लोग स्टोरीज करते थे। ये जरूर था कि वो क्राइम, क्रिकेट, वो ट्रेंड आने लगा था कि वो बहुत ज्यादा चलाते थे। सी वाला ट्रेंड आ गया था। हाँ, ट्रेंड आ गया था तब तक। और ये भी ट्रेंड आ गया था कि लोग एक तरीके से मतलब भूत प्रेत, एस्ट्रोलॉजी, ये सब ट्रेंड भी शुरू हो गए थे तब। वो मतलब उसी समय 2003-4 के बाद, हाँ, वो सब ट्रेंड शुरू हो गए थे। लेकिन वो ट्रेंड तो अब और ही मतलब एक तरह से सीमेंट हो गए हैं आज के दौर में। लेकिन उसके अलावा वो चाह नहीं है अब। वो चाह रिपोर्टर्स में तो है कि खोजी पत्रकारिता करें, अच्छी स्टोरी करें, इन डेप्थ स्टोरी करें,
लेकिन मालिकों और रेटर्स में वो चाह नहीं है अब। देखिए, मैं इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि मैं अगर देखूं, जितने समय से मैं आपको जानता हूं, लगभग 2 डेकेड हो गए, और इस पूरे दौर में जिस तरीके से पत्रकारिता बदली है और जितने रिस्क आपने लिए, आपकी जो किताब भी आई टेस्ट फॉर ट्रबल, तो वो जो पूरी कहानी आपने लिखी है, लेकिन मुझे ये लगता है, अगर आपकी ज़बानी हम समझना चाहें कि जितनी खबरें आपने की, जितनी रिपोर्ट्स आपने किए, तो क्या लगता है कि आपके इन खबरों का, क्योंकि जान जोखिम में डालकर आप रिपोर्टिंग करते थे, या टीम करती है, सब लोग करते हैं, सोसाइटी पर इसका इम्पैक्ट होता है? देखिए, ये किसी को कहना, बड़ी बड़ी स्टोरीज में तो अक्सर इम्पैक्ट आपको दिख जाता है। अब हमने ऑपरेशन दुर्योधन किया, कैश फॉर क्वेश्चन, उसमें एमपी बर्खास्त हुए, एक नतीजा सामने आया और एक लोगों के मन में एक डर पहुंचा कि ऐसे करने से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और ये महुआ मोइत्रा ने कर दिया। महुआ मोइत्रा ने क्या किया? महुआ मोइत्रा ने तो मेरे हिसाब से उसमें उसकी तुलना ही नहीं करनी चाहिए, बहुत ही एक तरीके से दैट वाज वीडियोग्राफिक एविडेंस, दैट वाज एविडेंस, सो एविडेंस डजंट कंपेयर इन दीज टू केसेस। बट कीपिंग दैट असाइड, अब बहुत सारे कोबरा पोस्ट स्टोरीज करी, उससे केस लॉ बना है, तो आगे चल के जर्नलिस्ट को बहुत फायदा होता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में केस लॉ बना है, आपका वीडियो स्टोरीज में एविडेंस को लेके केस लॉ बना है आपके सामने। उसके बाद जैसे कि हमने बैंकिंग फाइनेंस में स्टोरी करी थी कितनी सारी, आपके जो आरबीआई ने रूल्स बदले, केवाईसी तब के बाद से बहुत स्ट्रिंजेंट हो गया है, तो इम्पैक्ट तो होता है। अब आपको इम्पैक्ट कभी कभी साकार ब्रह्म की तरह दिख जाता है, कभी कभी नहीं दिखता है, और कभी इसके ये तो मतलब नहीं है कि आप कोशिश ना करो या आप स्टोरीज ना करो कि स्टोरीज सिर्फ इम्पैक्ट के लिए करो, ऐसा भी नहीं है। आप स्टोरीज कर रहे हो क्योंकि वो दे आर नेसेसरी फॉर एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम। स्टोरीज आर द लाइफ ब्लड ऑफ टू सस्टेन डेमोक्रेसी। अगर आप स्टोरीज नहीं करोगे तो आपके, मान लीजिए, आपकी जो इतनी तमाम स्कीम गवर्नमेंट चलाती है, तो किस स्कीम में क्या खामी है, किस स्कीम में कहाँ लीकेज है, वो पत्रकार नहीं बताएंगे तो आपको कौन बताएगा? जी, जैसे बहुत सारी खामियों की बात हो रही है, और अभी जो दौर है, हम लोग नहीं देख पाते, अभी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म प्रिंट में भी नहीं दिख रहा, टेलीविज़न में भी नहीं दिख रहा, तो आपको क्या लगता है कि अभी का जो सिनेरियो है, इसमें जो नए रिपोर्टर्स आ रहे हैं, जो नई ब्रीड आ रही है, वो फिर कैसे चीज़ों को समझेगी, उसको कैसी उसकी स्कूलिंग होनी चाहिए कि वो काम कर सके? कहाँ पे लैक आपको दिखता है? मैनेजमेंट में, पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से, या फिर पूरे ब्रीड में भी प्रॉब्लम है? ये देखिए, एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का डीएनए ओनर से तय होता है। ओनर में अगर रामनाथ गोयनका अगर तय कर देंगे कि क्या डीएनए हमारे पेपर का, तो उसी डीएनए पे वो पेपर चलेगा। तो ओनर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ओनर्स जो मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं, उनको क्या निर्देश देते हैं, क्या डायरेक्शन देते हैं, उस पर बहुत निर्भर करता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मिडिल लेवल जर्नलिस्ट तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन उनको करने का मौका नहीं मिलता, स्टोरीज रोक दी जाती हैं, मैं अक्सर सुनने को मिलता है मुझे। तो इस दौर में यू लूज अ लॉट ऑफ टैलेंट। अब टैलेंट को भी स्टोरीज करने के लिए, मतलब जैसे कि आप छुरी को आप लगा के तेज करते हो, तो टैलेंट को भी स्टोरीज करना होता है अपने कंटैक्ट्स को लाइव करने के लिए और घुसने के लिए, ताकि लोग उनके पास ऑटोमेटिकली आए स्टोरीज लेके। तो क्योंकि लोग भी तभी आते हैं आपके पास जब आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है एक पर्टिकुलर स्टोरीज करने का, तो आपके ढूंढ के आते हैं आपके पास स्टोरीज लेके, तो वो सब बंद हो जाता है। और आपके पास एक, मतलब लोग आते नहीं है तो स्टोरीज अपने से नहीं आती हैं, आपको कोई सजेशन नहीं देते हैं, आपको कोई टिप्स नहीं देंगे, और स्लोली द रिपोर्टर्स स्टार्ट लूजिंग स्किल्स आल्सो टू डू इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज, कैसे करनी चाहिए, कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई ऊपर से समझाता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, जैसे इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करने के लिए आपको समय चाहिए, आपको धन चाहिए, आप लकी होने चाहिए, क्योंकि लॉट ऑफ स्टोरीज डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ लक, और आपको एक टैलेंट होना चाहिए। इन चारों चीज़ों का मिश्रण होके आपको एक स्टोरी करने का एक माहौल बनता है, आपको एक उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक आपको डायरेक्शन मिलता है। इन चारों चीज़ों का मिश्रण अगर नहीं है, कोई भी चीज़ इसमें कमी है, तो स्टोरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, आपने जो बातें कही कि ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, इसमें जब हम मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, मैनेजमेंट के पार्ट आप भी रहे हैं, आप भी कंपनी चला, हमने भी कंपनियाँ चलाई हैं, तो एक बड़ा फैक्टर आता है कि
कंपनी को चलाने के लिए, सर्वाइव कराने के लिए पैसा कैसे आएगा। और वो पैसा, जाहिर सी बात है कि किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को या तो कोई ट्रस्ट या कोई ऑर्गेनाइजेशन फंड करे, या फिर हम एडवर्टीजमेंट पे जाएं, या फिर तीसरा ऑप्शन है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखा जाता है, भारत में नहीं देखा जा रहा, वो है पब्लिक फंडिंग। तो आपको क्या लगता है कि क्या लैकिंग है, क्या पब्लिक फंडिंग जरूरी है? क्योंकि मीडिया हाउसेज की जो स्थिति है, कोई भी बिजनेस करने के लिए आता है, आपने गोयनका जी की बात की, तो उस तरीके का डीएनए अगर नहीं आ रहा है, कोई बिजनेस के लिए आ रहा है, उसका बिजनेस सर्वाइव कैसे करेगा? वहां क्या होना चाहिए? क्या पब्लिक का ओरिएंटेशन और उनकी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए? नहीं, भागीदारी होनी चाहिए, एकदम से होनी चाहिए, क्योंकि अब आपको देखिए एक आपका एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आपको क्वेश्चन करना चाहिए अपने मीडिया प्लेटफॉर्म की, आपने ये क्यों नहीं कवर किया, ये स्टोरीज क्यों नहीं करी। तो एक आप उसी हिसाब से वो प्लेटफॉर्म्स, आप सवेरे आपके घर में एक पेपर तो आता ही होगा, एक हैबिट बन चुका है। कुछ लोगों के घर में 2 पेपर आते हैं, तो वो किसी बैलेंस करके आता है ना कि भैया अच्छा टाइम्स ऑफ इंडिया भी लो, एक्सप्रेस लो, टाइम्स ऑफ इंडिया लो, हिंदुस्तान में, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, वहाँ की जगह या एक इंग्लिश लो, एक हिंदी लो। तो इस तरीके से लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपना, जिसका जो मन है परिवार में, तो उस टाइप से 1 या 2 पेपर आते हैं लोगों के घर में। तो अब आपका ओनर सेट्स द पैराडाइम और द होल डीएनए सेट बाय द ओनर। द ओनर कैन बी अ कॉर्पोरेशन, इट कैन बी अ बोर्ड, इट कैन बी इंडिविजुअल, फैमिली ओनरशिप। तो इस तरीके से कई तरह की, और जहाँ तक पब्लिक फंडिंग की बात आई है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं हो रहा। आप देखिए कई सारे नॉन प्रॉफिट, वायर इज डूइंग वेरी वेल, वो पब्लिक से फंड ले रहा है, सब डोनेट करते हैं लोग। न्यूज लॉन्ड्री जो कि एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन लोग सब्सक्राइब करते हैं उसके मॉडल को, दे आर डूइंग वेरी वेल। तो ऐसा कहना वो था कि एक पब्लिक मॉडल पे चल रहे हैं। आप जिन ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, या और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको थोड़ी बहुत फंडिंग मिलती है, लेकिन आमतौर पर देखा गया कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट ज़्यादा इनका परसेप्शन है, इनकी स्टोरीज करने के तरीके हैं या लिखने बोलने के तरीके हैं। एक पूरा धड़ा, एक पूरी सोच ये कहती है जर्नलिज्म इट मीन्स एंटी एस्टैब्लिशमेंट। इस दोनों को कैसे आप देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जर्नलिज्म ऐसा है कि जो लोग पावर में हैं, तो स्टोरीज कहीं ना कहीं, अगर आपकी स्कीम गलत है तो जो लोग पावर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। रेलवे एक्सीडेंट होता है तो जो लोग पावर में, वो उनकी जवाबदेही होगी। तो जवाबदेही में जो लोग सत्ता में है उनकी तो जवाबदेही होगी। अगर कोई स्टोरी है जैसे पुराने कोई के समय काल में कुछ हुआ हो, अपोजिशन था, उनकी जवाबदेही होगी। तो जो उस समय शासन में रहा होगा तो उनकी जवाबदेही, जिनके संरक्षण में या जिनके पीरियड में जो चीजें हुई हैं, तो वो तो रिस्पॉन्सिबल होंगे ही ना। एक बात कही जाती है खास तौर पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए, खोजी पत्रकारिता पे, कि एक बड़ी थिन लाइन है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में, कब वो इंट्रैपमेंट है और कब वो एक्सपोजे है। ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, वो तो आप बात कर रहे हैं अंडर कवर इन्वेस्टिगेशंस का। तो उसमें देखिए, प्रायर इन्फॉर्मेशन एंड प्री डिस्पोजिशन ऑफ द पर्सन टू कमिट अ पर्टिकुलर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जैसे कि आप मान लीजिए, एक कैश फॉर क्वेश्चंस आपने देखा है कि एमपी लोगों ने पैसे लेके क्वेश्चंस पूछे पार्लियामेंट में, ठीक है, ये सारा वीडियो पे आ गया। लेकिन हम अपने से नहीं जा रहे हैं कि हम जिस एमपी के मन में हुआ हम जाके उससे पूछ रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसलिए दलाल हमको बताते हैं कि ये कर रहे हैं, ये ऐसा होता है, ऐसा वो मांगते हैं। तो फिर उन दलाल के पास हम लोग गए, तो दलाल लेके जाते हैं वहां पे। तो आपको 2 इन्फॉर्मेशन मिली, आपको प्री डिस्पोजिशन पता लगता है और आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन होती है। तो मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं है कि आप ऐसे खटखटा के कहीं पहुंच गए। तो वो एक हर स्टोरी में ज्यादातर ऐसे ही होता है। जब हम वीडियो पे कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए कि वो एक्सपोजे है या एंट्रैपमेंट है। नए दौर में अगर हम बात करें, आप आज की तारीख में देखें, पिछले हम एक डेकेड की बात कर लेते हैं, खास तौर पर अगर हम कोबरा पोस्ट की बात करें, तो पिछले एक डेकेड में कोबरा पोस्ट की जो लास्ट बड़ी स्टोरी मुझे याद है वो मीडिया पे ही है। उसके बाद से कोबरा पोस्ट की कोई बहुत बड़ी स्टोरी हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मीडिया पर जो स्टोरी आपने की वो कोबरा पोस्ट के लिए एक सेल्फ गोल है? देखिए, वो उसके बाद भी स्टोरीज करी हैं हमने। हमारा DHFL पे फाइनेंशियल एक्सपोजर उसके बाद आया, उसके बाद हमारे बॉलीवुड में जो लोग पैसा दे के ट्वीट कर रहे थे वो भी स्टोरीज आई हैं। ऐसा नहीं है कि स्टोरीज नहीं करी हैं हम लोगों ने। लेकिन एक तरीके से आप हो सकते हैं कि मेन स्ट्रीम चैनल शायद कतराते हैं मेरे साथ कंट्रैक्ट करने में, ताकि कंटेंट हमारे साथ
काफ़ी चैनल्स के साथ कंट्रैक्चुअली था हमारा चलता था. अब कोबरा पोस्ट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. So we are in a phase of dormancy, you could say. I mean, we are not as active as we were before. So every organization goes through those kind of phases. So we are going through a low-key phase now, but I'm sure we will come back with stories. तो अभी कोबरा पोस्ट एक्टिव है और काम कर रही है. जी जी. अगर हम पत्रकारिता पर फिर लौटते हैं और आपके लेखन पे लौटते हैं, तो आपको अगर चुनना हो कि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें और आने वाले दिनों में या फिर लेखन करें, तो इस दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर आपको लगेगा, क्या पसंद करेंगे? I think my life is alternates between the two. So fiction is, I mean, writing novels and books is a part of my life which I continue to do now. Or even journalism is also, once you are a journalist, you are always a journalist. I mean, you can be dormant for some time, but the story in you always wants to come out. एक पुरानी कहानी घटना है जो आपके जीवन से जुड़ी है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं लेकिन दर्शक नहीं जानते होंगे या कम लोग जानते होंगे. आपको एक बार किसी स्टोरी के सिलसिले में आपको पुलिस उठा के ले जा रही थी और वो पूरा प्रकरण लाइव हो गया था. उस किस्से को जरा बताएंगे? हाँ, वो एक बार जब हम लोग तहलका में एक पुलिस आई थी और एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केस में अरेस्ट किया था मेरे को और लेके जा रहे थे. तो उस समय मैं फ़ोन पे था, तो मैंने आज तक में बताया तो उन्होंने तुरंत मेरे को लाइव कर दिया था उस समय उदय जी ने. तो वो काफ़ी चर्चा हुई थी उस बात की कि लेके जा रहे थे. और लेकिन वो मेन चीज़ है कि पुलिस ने करने दिया, मेरे को बात करने दी फ़ोन पे. अगर वो नहीं बात करने देते तो फिर वो नहीं हो पाता. तो एक सहनशीलता थी उस समय जो मुझे आजकल दिखती नहीं है कहीं, सहनशीलता. मैं उसी पे आ रहा था कि बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी. अगर आपके हम करियर को करीब से देखें तो हमें लगता है कि शायद अगर 10 साल का आपका एक टेन्योर हम गिने तो इस 10 साल में शायद 2 साल या हो सकता है उससे ज़्यादा, आप बेहतर तरीके से बताएंगे कि 10 साल में 2 साल तो आप लगातार अदालतों के चक्कर लगाते होंगे. नहीं, गलत आपने सोचा. अदालत, अगर हमने कैलकुलेट किया था कि अगर हम जितने दिनों हम अदालत गए और मतलब जो भी कोर्ट से एक आया सम्मान, हम गए और जो सुनवाई चलती रही तो वो कम से कम नहीं तो 700 दिन के ऊपर है मेरे करियर में. तो 700 दिन और काउंटिंग, अब ज़्यादा ही हो गया होगा, 750 हो गए होंगे. तो 750 आप देख लीजिए, 2 साल मतलब आपके जीवन के. और वो ये नहीं काउंट कर रहा है कि एक दिन आप पहले वकील के पास गए, भाई कल क्या करना है, और उसके बाद भी आप हो सकता है आप गए हो, घटना के बाद एक दिन गए हो, हाँ, ये हुआ ऐसा हुआ, तो फिर एक दिन समन आया तो उसके बाद 700 दिन. तो ये 750 दिन चूंकि जब आपको कोर्ट में पेशी हुई है तो ये काफी टाइम लोग देखते नहीं है. आजकल क्या, हमेशा से खोजी पत्रकारिता करना एक आसान चीज नहीं है, क्योंकि नाउ यू हैव टू बी वरीड अबाउट द आफ्टरमाथ ऑफ अ स्टोरी एंड लीगल प्रोसेस. कुछ मतलब 20-25 साल चलते हैं. उस समय स्टोरी करते समय तो हो सकता है कि लोग ताली भी बजा दें, लेकिन उसके बाद सब स्टोरी भूल भी जाते हैं. लेकिन रिपोर्टर और उसका ऑर्गेनाइजेशन उस स्टोरी की आफ्टरमाथ को डील कर रहा होता है कई डिकेड्स तक. मैं इसीलिए सवाल को पूछा क्योंकि नए बच्चों को या नए जो ब्रीड आ रही है उनको ये जानना ज़रूरी है कि किस तरीके के चैलेंजेस होते हैं. और आपने बिल्कुल वहीं पे लाके छोड़ा कि उसके बाद वो रिपोर्टर एक तरीके से अकेला होकर के कई सारी स्टोरीज में, बिल्कुल कई समय वो रिपोर्टर उस प्लेटफॉर्म से नौकरी देके कहीं और काम कर रहा है, लेकिन पुराना प्लेटफॉर्म उसको उतना सपोर्ट नहीं करता, फिर ना लीगली ना रिसोर्सेज वाइज. हो सकता है आपको कहीं और किसी स्टेट में बुलाया जा रहा हो तो रिपोर्टर कभी कभी अपने से ही खर्चा करके जा रहा होता है. तो ये सब चीज़ें सोचने की बात होती है. प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करना चाहिए रिपोर्टर्स को, मतलब इन दिस एंटायर पीरियड. जी बिल्कुल. 2007-8 की एक हमारी भी स्टोरी थी जिसका निपटारा अभी 2 साल पहले हुआ. तो अदालत की कार्रवाइयाँ चलती हैं. मैं इसी से जुड़ा एक सवाल और करूँगा कि इसमें मैनेजमेंट का तो आपने बता दिया, इसमें आमतौर पर रिपोर्टर्स को कैसे बिहेव करना चाहिए कि उनको कम से कम इस तरीके के हिचेस आए? देखिए, रिपोर्टर्स आजकल काफ़ी जागरूक, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं जो कि रिपोर्टर्स को प्रो बोनो लॉयर्स की हेल्प दिलाते हैं. और उस समय ये सब इंस्टीट्यूशंस नहीं थे. FMP है, फाउंडेशन मीडिया प्रोफेशनल्स, और फिर DigiPub है, और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं एज को लेके जो कि रिपोर्टर्स को हेल्प करते हैं.
और लीगली चाहे जहाँ हो, अगर आउट स्टेशन भी है तो कभी कभी कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं। और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस और आगे आएँ और उन लोग को मतलब रिपोर्टर्स को उन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना पड़ेगा, खासतौर से जो लोग खोजी पत्रकारिता करते हैं, जिनकी पत्रकारिता में उस टाइप का एक कंटेंट हो जो उन्हें पता है कि लीगली इसमें प्रॉब्लम्स होंगी, या फैक्चुअली तो वो प्रॉब्लम्स होती नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस ही कभी कभी आपको मार देता है। मतलब शेयर प्रोसेस में अगर किसी ने कुछ चार्जेस लगाए हैं या कुछ, तो आपको काउंटर तो करना पड़ेगा। आपको पता है कि आप इसमें सब गलत है जो बोल रहे हैं, आप ठीक हो, लेकिन आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको एफिडेविट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, आपको गवाही देनी पड़ेगी, आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो कई चीज़ें हैं जिसमें आपका टाइम खर्चा होगा, आपका धन खर्चा होगा, और अगर आपके पास सही वकील नहीं है तो उसमें आपको हानि भी हो सकती है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जिनका अपीजमेंट हुआ, या जो लोग बोलते हैं अपीज हुआ, उनकी हालत कोई सुधरी नहीं है। आज की कांग्रेस देखनी है तो आपको 80s में देखना पड़ेगा कि क्या किया कांग्रेस ने। कास्ट की राजनीति शुरू हुई, आपकी राम की राजनीति शुरू हुई, और आपकी करप्शन की राजनीति बहुत बड़े तौर पे शुरू हुई। इस दौर को गांधी कैसे देखते हैं? किसी पार्टीज के पॉलिटिक्स की वजह से समन्वय टूट रहा है तो वो चिंतित जरूर होते हैं। द अगलीनेस मेक्स द होल पिक्चर कंप्लीट, विदाउट द अगलीनेस द पिक्चर इज नेवर कंप्लीट। यही बोलता था कि अगर आप ग्लैमर की वजह से आ रहे हैं तो मत आइए। आप हो सकता है उस समय दौर में ग्लैमर हो, लेकिन इस दौर में तो ग्लैमर भी नहीं है।